ओके वेल, वालेकुम अस्सलाम बेटा। वी में कंटिन्यू लीवर रीजनरेशन की बात कर लेते हैं कि लीवर कैसे रीजनरेट करता है। और बेटा बाकी लोगों को भी बोल दें, काइंडली ऑनलाइन हो जाए प्लीज़। The human liver has a remarkable capacity to regenerate, as demonstrated by its growth after partial hepatectomy or injury। अगर partial hepatectomy करवा दी गई है या इंजरी करवा दी है तो लीवर कैन remarkably regenerate। इवन के resection of approximately 60% of liver in the living donors, अगर 60% लीवर भी रिमूव कर दिया गया है 40% can regenerate, results in the doubling of liver remnant in about 1 month। 1 month के अंदर liver can regenerate। Restoration of liver mass is achieved without regrowth of the lobes that were resected at the operation। Growth occurs by enlargement of the lobes that remains after the operation। Compensatory growth और compensatory hyperplasia उसको कहा जाता है। Compensatory growth हुई है या compensatory hyperplasia हुआ है। Restoration of functional mass rather than architecture or shape of the original liver। Functional mass भी restore हो जाता है और उसके साथ साथ architecture और shape of the original liver can be restored। Well, मैकेनिज्म ऑफ लिवर रिजनरेशन कैन कंटिन्यू। पहला जो स्टेप होता है उसमें प्रोलिफरेशन ऑफ पैरेंकाइमल हेपेटोसाइट्स। इन द ह्यूमन रिसेक्शन ऑफ अप टू 90% ऑफ लिवर कैन बी इफेक्टेड एंड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द रेजिडुअल हेपेटोसाइट्स। बाकी जो रेजिडुअल हेपेटोसाइट्स होते हैं दैट कैन रीजनरेट। जिसमें ये सेल की प्रोलिफरेशन हुई है। अगर ये सेल कट भी जाता है, ये सेल्स हैं लाइक साइनोसाइट्स प्रेजेंट हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर प्रेजेंट है, पुपर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स की एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो अगर ये कट ऑफ कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है तो दैट सेल कैन प्रोलिफरेट। Okay, proliferation of progenitor cells important in the case of chronic liver injury or inflammation where the proliferative capacity of hepatocyte is impaired। दूसरा होता है proliferation of progenitor cell। These progenitor cells have called oval cells because of the shape of their nuclei and reside in specialized niches called canal of Hering where the ball caniculi connects with the large bile ducts। ये फिजियोलॉजी की बात की हुई है कि किस तरह ये एक दूसरे के साथ जो कैनिकुलाई होती हैं, जो डक्ट्स होती हैं, वो बाइल डक्ट के साथ किस तरह कनेक्ट कर रही होती हैं। Healing by repair, scar formation and fibrosis। Healing by scar formation occurs when the repair cannot be accomplished by the regeneration alone। जब रीजनरेशन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। Characterized by replacement of the injured cell with the connective tissue। जो इंजर्ड सेल होंगे that will be replaced by connective tissue and leading to formation of scar और scar formation हो जाती है, स्कार बन जाता है। ओके, तो हीलिंग बाय स्कार इफ इज अ रूल कब होएगी हीलिंग बाय स्कार फॉर्मेशन? जब टिश्यू इंजरी इज सेवियर और क्रोनिक। मैंने पहले भी चीज़ें आपको बताई थी कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनके अंदर स्कार फॉर्मेशन होता है। तो पहली कंडीशन बेटा वो हो सकती है कि टिश्यू इंजरी बहुत सीवियर है, ये क्रोनिक इंजरी है। दूसरा, डैमेज टू पैरेन्काइमा सेल एंड एपिथेलियल आर वेल एज टू कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क और इफ द नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर इंजर्ड। दूसरा कि नॉन डिवाइडिंग सेल या स्टेबल सेल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, नेक्रोसिस इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई सेल अवेलेबल ही नहीं है फॉर रीजनरेशन, ये जो नेक्रोसिस हुई है वो परमानेंट हो गई है। उन कंडीशन के अंदर हीलिंग जो होगी
ये रिपेयर बाई कनेक्टिव टिश्यू होगी, ये स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। स्कार फॉर्मेशन में पहला स्टेप इन्फ्लेमेशन होगी, दूसरे स्टेप के अंदर एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी। देयर इज ए लाइन ऑफ डिमार्केशन, उसके बाद रिपेयर होना शुरू हो जाएगी और डैमेज साथ साथ चलेगा। माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट, जिसके रिजल्ट में माइक्रोफेजेस भी एक्टिवेट हो जाएंगी, फिब्रोब्लास्ट कोलेजन को सेक्रेट करना शुरू कर देंगे और फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगी तो उसके रिजल्ट में देयर विल बी स्कार फॉर्मेशन और कनेक्टिव टिश्यू की रिमोल्डिंग हो जाती है। पहला इन्फ्लेमेशन होती है, दूसरा एंजियोजेनेसिस होती है, तीसरा प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट होती है और चौथी स्कार फॉर्मेशन और पंजवीं कनेक्टिव टिश्यू रिमोल्डिंग हो रही होती है। और अगर स्कार की हम रिपेयरिंग की बात करें कि ये रिपेयर कैसे हो रहा होता है, तो इसमें पहली जो चीज़ होती है वो प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है, इंजरी का जो एरिया होता है दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर स्कार फॉर्मेशन एंड बाय द रिमूवल ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेड बाय द लैम्फेटिक्स, और इन ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है, देन प्रोडक्शन ऑफ फिब्रोनेक्टिन होता है, उसके बाद फिब्रोसिस या कोलेजनाइजेशन हो रही होती है, और देन मैच्योरेशन ऑफ स्कार होती है, और एट द एंड कंट्रक्चर्स एंड स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। अब जो फिब्रोनेक्टिन है ये भी अगेन एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है दैट प्ले ए की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, और वुंड हीलिंग के दौरान ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अर्ली फेज में ये प्लाज्मा से ड्राइव हो रही होती है, लेकिन लेटर इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द माइक्रोफेजेस, फिब्रोब्लास्ट एंड एंडोथेलियल सेल दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रेनुलेशन टिश्यू। उसके बाद क्लोजिनाइजेशन हो रही होती है। क्लोजिनाइजेशन या फिब्रोसिस, collagen is the major fibrillary protein of the connective tissue, or mostly it is synthesized by the fibroblast and responsible for much of the strength of the scar tissue. ओके, उसके बाद क्या होता है कि मैचुरेशन ऑफ स्कार, जो स्कार बन चुका होता है इसकी मैचुरेशन हो रही होती है, और मैचुरेशन के रिजल्ट में एक स्कार दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू and sufficient amount of collagen together with the capillaries and fibroblast. अगर क्रॉस एग्जामिनेशन इसका कराया जाए ड्यू टू विस्कुलरिटी पिंकिश ही अपेयर हो रहा होता है, और जैसे स्कार मैच्योर होता है कोलेजन का अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और स्कार जो है लेस वेस्कुलर और लेस सेलुलर हो रहा होता है उस टाइम, और जो मैच्योर स्कार होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एन avascular poorly cellular mass of the collagen or shows a white on cross examination. After that contraction and strengthening हो रही होती है, उसके रिजल्ट में it is the final phase of scar formation, जिसमें जो contraction है that decreases the size of scar and enables the surviving cell of the organ to function with maximum effectiveness. ओके, दूसरा एंजियोजेनेसिस, पहला इन्फ्लेमेशन था, दूसरे में एंजियोजेनेसिस हो रही होती है। इट इज़ द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स। ब्लड वेसल फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट कॉल vasculogenesis. In adults called angiogenesis or new vascularization. In the adult, the mechanism of angiogenesis is branching and extension of adjacent pre-existing vessels, and possibly recruitment of endothelial progenitor cells from the bone marrow is an example of angiogenesis. Right? New blood vessels supply nutrients and oxygen needed to support the repair process.
Definitely yes. Newly formed vessels are leaky because incomplete intraendothelial junctions are present. VEG, vascular endothelial growth factors. Vascular endothelial growth factors, VEGF. The growth factors that drives angiogenesis that will increase vascular permeability. And this leakiness accounts in the part for the edema. Definitely वहाँ पे edema हो रहा होता है, and that may persist in the healing wound long after the acute inflammatory response has resolved. For angiogenesis and the physiological process, wound healing is there, regeneration is there, vascularization of ischemic tissue is there, and menstrual cycles में भी ये सारे प्रोसेस नॉर्मली हो रही होती हैं. लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर देखा जाए तो ट्यूमर डेवलपमेंट एंड मेटास्टेसिस में एंजियोजेनेसिस हो रही होती है. डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें रेटिनल आर्टरी है जब डैमेज हो रही होती है, तब रेटिना के साथ स्मॉल ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई रेटिना को कर रही होती हैं. एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी जब वुंड हीलिंग हो रही होती है तो उस टाइम एंजियोजेनेसिस हो रही होती है. वेल, तीसरा, माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट, also called formation of granulation tissue. Migration of fibroblast and deposition of loose connective tissue together with the vessels and leukocytes form a granulation tissue. The term granulation tissue derives from its pink soft granulation gloss appearance. अब ये पिंक क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलर ब्लड सप्लाई होती है. Histological appearance इसकी is characterized by proliferation of fibroblast, proliferation of fibroblast होगी. Angiogenesis, new thin walled delicate capillaries in the loose extracellular matrix admixed with the inflammatory cells or mainly macrophages are present. Or scar formation, ultimately the granulation tissue evolves into a scar that are composed largely inactive spindle-shaped fibroblast. Dense collagen is there, fragments of elastic tissue and other extracellular matrix components are there, and number of proliferating fibroblasts and new vessels. Fibroblast assumes more synthetic phenotypes, increase in collagen production and decrease in collagen degradation. Collagen synthesized by the fibroblast begins early in the wound healing that requires day 3rd to 5th day. The following are the features of maturation of scar. Scar mature कब होएगा? There is a progressive vascular regression, a pale, largely avascular scar. That contains actin filament and are called myofibroblasts, responsible for contraction of the scar over the time. Remodeling, the balance between extracellular matrix synthesis and degradation results in the remodeling of connective tissue framework. Degradation of collagen and other extracellular matrix proteins is achieved by increase by matrix metalloproteinase
Metalloproteinases are produced by the fibroblast, macrophages, neutrophils, and synovial cells, and some epithelial cells as well. Okay, beta, no problem. This secretion is induced by growth factors, PGDF, platelet-derived growth factors, FGF, fibroblast growth factors, cytokines, interleukin-1, tumor necrotic factors, and phagocytosis in the macrophages, inhibited by tumor necrotic factor beta and some steroids. Okay, the recovery of tensile strength, इसको आप contraction and strengthening भी कह सकते हैं. How long does it take for a skin bone to achieve its maximum strength? Collagen type 1 form a major portion of the connective tissue in the repair sites and are essential for the development of the strength in the healing wounds. Wound healing reaches about 70 to 80% of the tensile strength of unwounded skin by 3 months. The recovery of tensile strength results from the excess of collagen synthesis over collagen degradation during the first 2 months of healing and later. Instead of that, there will be a structural modification of the collagen fibers. There are some factors that influence wound healings like systemic factors and local factors. Systemic factors के अंदर बेटा mostly nutrition like vitamin C deficiency है जो कि inhibit collagen synthesis, protein deficiency है, zinc deficiency है, instead of that blood metabolic state है like diabetes, mellitus है, microangiopathy है, circulatory problems हैं like inadequate blood supply है, that will also impair wound healing. Hormones हैं like glucocorticoids in anti-inflammatory and also inhibits collagen synthesis. And local factors are like infection है the single most important cause of delay in the healing because it results in the persistent tissue injury and inflammation. Mechanical factors हैं some like motion of the wounds can delay wound healing by compressing blood supply, compressing blood vessels and separating the edges of the wound, जिसको dehiscence कहा जाता है. Foreign bodies हो सकती हैं. They also stimulate inflammation and impair wound healing. Size, location and type of the wound के ऊपर depend करता है कि you can say कि which tissue is involved. Wound in richly vascularized area such as face heal faster than those in the poor vascularized one such as the foot. Clinical examples of tissue repair and fibrosis healing of the skin wound. This is a process that involves both epithelial regeneration and formation of connective tissue scar. Instead of that, prototype examples of tissue repairs based on nature and size of the wound. The healing of skin wound healing can be done by first retention, या primary retention or secondary retentions. या healing by primary retention या healing by secondary retentions. Cutaneous wound healing is divided into 3 phases. One is inflammation, second one is proliferation, and third one is maturation.
Inflammation, the initial injury, causes platelet adhesion and aggregation and formation of clot in the surface of the wound, leading to inflammation. Second one is proliferation. Proliferation, there is a formation of granulation tissue, proliferation and migration of connective tissue cells, and reepithelialization of wound surface. And third one is maturation, involves extracellular matrix deposition, tissue remodeling, and wound contraction. Healing by first intentions, like wound is clean, uninfected, might be a surgical incision. Such healing is referred to as healing by primary union or by first intention. The incision causes death of a limited number of epithelial and connective tissue cells and disruption of epithelial basement membrane continuity. Reepithelialization to close the wound occurs within a formation of a relatively thick scar. ये एग्जांपल्स हैं जिसमें वुंड हीलिंग फर्स्ट रिटेंशन के साथ और सेकेंडरी रिटेंशन के साथ है। प्राइमरी रिटेंशन में जो वुंड है दैट इज स्मॉल एंड सेकेंडरी रिटेंशन में वुंड इncision इज एक्सटेंसिव। Healing by secondary tensions, external wounds that creates large defects on the skin surface causes extensive loss of the cells and tissue. The healing of these wounds involves intense inflammatory reactions, formation of abundant granulation tissue। और बेटा सेकेंडरी में एग्जैक्टली वुंड ओपन भी हो सकता है और एक्सटेंसिव इंजरी हो सकती है वहाँ पे ना। Okay, the healing of tissue wound involves like intense inflammatory reaction occurs, formation of abundant granulation tissue and extensive collagen depositions are there. And leading to formation of substantial scar which generally contracts. The basic mechanism of healing by both mechanisms is almost similar. Pathological aspects of the repair. The following are pathological aspects of abnormal wound or tissue repair: defects in scar formation, excessive formation of repaired components, and formation of contractures. जिसको आप कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर बेटा मोस्टली इन्फेक्शन हो सकते हैं वुंड के अंदर, डाइसेंस हो सकती है लाइक ब्रेस्टिंग ऑफ द वुंड, काफ़ी abdominal, अगर abdominal वॉल abdominal कैविटी क्लोज कर दिया लेकिन abdominal मास इतना ज़्यादा है कि जो वुंड के एजेस हैं वो ओपन हो गए हैं तो दैट आर कॉल्ड डाइसेंस। इंस्टेड ऑफ दैट पाउड फ्लश हो सकती है जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाती है और प्रोट्रीन होना शुरू हो जाती है अबव द स्किन, और दैट ब्लॉक्स द रीएपिथेलाइजेशन। इंस्टेड ऑफ दैट क्लाइड फॉर्मेशन हो सकती है, कंट्रैक्चर्स हो सकते हैं, deficient scar in formation like inadequate formation of granulation tissue or assembly of a scar can lead to two types of complication like wound dehiscence or rupture of the wound.
most common form after abdominal surgery and is due to increased abdominal pressures, vomiting, coughing, and you can generate mechanical stress on the abdominal wall. दूसरा अल्सरेशन हो सकती है. अल्सरेशन के अंदर wounds can ulcerate because of inadequate vascularization during healing. For example, lower extremities wounds due to arthrosclerotic peripheral vascular disease या diabetic peripheral neuropathy की वजह से. Excessive formation of components of the repair process can give rise to two types of complication. One is hypertrophic scars and keloids. Hypertrophic scars, accumulation of excessive amount of collagen causing a raised scar, generally develops after thermal or traumatic injury that involves the deep layer of the dermis. And the keloids, if the scar tissue grows beyond the boundaries of the original wound and does not regress called a keloid. Keloid में क्या होता है कि excessive amount of collagen accumulate हो जाता है जो कि स्कार की फॉर्म में प्रोट्रूड होना शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है केलाइड. देखिए इसमें फिगर ए के अंदर एक्सेसिव कोलेजन डेपोजिशन इन द स्किन, जिसमें केलाइड फॉर्मेशन हुई है, और बी के अंदर थिक कनेक्शन टिश्यू में डेपोजिशन इन द डर्मिस. इसके अलावा कंट्रैक्चर्स हो सकते हैं. Contracture results due to exaggeration of contraction in the size of the wound. Contractures are common on the palm, hand, sole, and the interior aspects of the thorax. Contractures are commonly seen after the serious burns and can compromise the movement of the joints as well. Like this one, contractures. And that's all. बेटा ये कंट्रैक्चर दिखाए गए हैं लास्ट पिक्चर में ना, कंट्रैक्चर्स हैं. कंट्रैक्चर है बेटा, इंजरी होती है तो उसके रिजल्ट में कंट्रैक्चर्स बन जाती हैं, और ये कंट्रैक्चर सर्जिकली कंट्रैक्चर्स को रिजॉल्व किया जा रहा होता है. ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो? एग्जैक्टली बेटा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. Okay, only 4 people are present now.
ओके, नेक्स्ट क्लास अगर सर फैसल कंटिन्यू कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसमें हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, राइट। ओके श्योर बेटा, मैं ये आज ही कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कोई भी लेक्चर शेयर नहीं किया, चलें बेटा मैं आज शेयर कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं शेयर किया, एबीजीज एनालिसिस भी नहीं किया। जस्ट वेट बेटा, मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके, ARDS 7 वर्ड में कर देता हूँ बेटा, ये अभी आ गया था ग्रुप में, और बाकी मैं थोड़ी देर में कर दूंगा बेटा इंशाल्लाह। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और एबीजीज एनालिसिस मैंने कर दिया है, और बाकी मैं देख के ना 1 बाय 1 मैं कर दूंगा।